अस्सलाम अलैकुम। आज हम इस्लामी कानून को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प ज़ाविये से समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी ऐनक से जो हमें उसकी गहराई और वुसअत को एक नए अंदाज में दिखाती है, और ये ऐनक है निज़ाम के तज्ज़िये की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि निज़ाम आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि चीज़ों को समझने का पुराना तरीका क्या था, यानी तहलीली तज्ज़िया। उसके बाद आएंगे नए ज़ाविये पर, यानी निज़ाम का तज्ज़िया। और फिर इसे इस्लामी कानून पर लागू करके देखेंगे। और आखिर में एक बहुत ही अहम तस्वुर, बामकसद निज़ाम, उसको समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये निज़ाम या सिस्टम है क्या चीज़। देखिए, जब कानून जैसी कोई पेचीदा चीज़ सामने आती है तो एक सवाल जहन में आता है, भाई इसे समझा कैसे जाए? क्या इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखा जाए या कोई और बेहतर तरीका भी है? यही वो सवाल है जो हमें एक नए तज्ज़िये की तरफ लेकर जाता है। तो एक निज़ाम बहुत ही सादा लफ्ज़ों में एक मुकम्मल इकाई है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बहुत से हिस्से होते हैं और ये सारे हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हर हिस्सा पूरे निज़ाम के काम करने पर असर डालता है। आप यूं समझें कि अगर एक पुर्जा भी निकाल दें तो पूरा निज़ाम गड़बड़ा जाता है। और ये कोई बहुत मुश्किल तस्वुर नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह है। मिसाल के तौर पर कोई भी माहौलियाती निज़ाम ले लें, पौधे, जानवर, मौसम, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। या एक गाड़ी का इंजन, जहां हर छोटा बड़ा पुर्जा मिलकर काम करता है तभी गाड़ी चलती है। अरे हमारा अपना जिस्म, ये भी तो एक बेहतरीन निज़ाम है। या किसी भी मुल्क का माशी निज़ाम, ये सब सिस्टम्स ही तो हैं। अच्छा, तो अब जब हमने ये समझ लिया कि निज़ाम क्या है, तो ज़रा ये भी देख लेते हैं कि रिवायती तौर पर चीज़ों का तज्ज़िया होता कैसे रहा है। तो जो पुराना तरीका था ना, जिसे हम तहलीली तज्ज़िया कहते हैं, उसका फ़लसफ़ा ये था कि किसी भी चीज़ को समझना है तो उसे उसके छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़ दो और फिर हर हिस्से को अलग अलग समझो। सोच ये थी कि अगर हमने हर पुर्जे को समझ लिया तो गोया पूरी मशीन को समझ लिया। अब यहाँ पर ना इन दोनों तरीकों का फ़र्क बहुत दिलचस्प है। पुराना तरीका यानी तहलीली तज्ज़िया, वो सिर्फ पुर्जों पर फोकस करता है। इसमें मसले ये है कि अक्सर जो बड़ी तस्वीर होती है, यानी वो पुर्जे आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, वो नज़रों से ओझल हो जाती है। जबकि इसके मुकाबले में जो निज़ाम का तज्ज़िया है, वो पूरी इकाई और उसके हिस्सों के बाहमी ताल्लुक दोनों को एक साथ देखता है। और यही वो नया ज़ाविया है जिस पर हमारी आज की बात मरकूज़ है, निज़ाम का तज्ज़िया। और ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि ये सोचने का, चीज़ों को देखने का एक पूरा अंदाज़ है। जासर औदा के मुताबिक इस्लामी कानून को समझने के लिए निज़ाम के तज्ज़िये की 5 बड़ी खसूसियात हैं। ये क्या है? पहली है कुल्लियत, यानी पूरे सिस्टम को एक इकाई मानना। दूसरी कुशादगी, यानी सिस्टम अपने माहौल से कैसे जुड़ा है। फिर आती है दर्जा बंदी, और चौथी कसीरुल जहती, यानी चीज़ों को सिर्फ हाँ या ना, काले या सफ़ेद में ना देखना। और सबसे अहम 5वीं खसूसियत है मकसदियत, यानी निज़ाम का असल मकसद क्या है। कसीरुल जहती को समझने के लिए ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। सोचें, एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है और फिर उसी मंजर की एक रंगीन तस्वीर। अब रिवायती कानूनी सोच में ना अक्सर हलाल और हराम जैसे 2 टोक फैसले होते थे, बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर की तरह, साफ और वाज़ेह। लेकिन ये 2 रंगों वाली दुनिया बहुत सी तफसीलात, बहुत से शेड्स छुपा देती है। निज़ाम का तज्ज़िया हमें दावत देता है कि हम रंगीन तस्वीर देखें, जहां जदीद दौर के पेचीदा मसाइल को समझने के लिए बीच के बहुत से रंग और शेड्स भी नजर आते हैं। चलें अब इन थियरीज को ज़रा अमली तौर पर देखते हैं और इन्हें इस्लामी कानून पर लागू करते हैं और देखते हैं कि हमारी समझ में क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छे से वाज़े किया गया है। देखें, कुल्लियत का उसूल हमें सिखाता है कि कानून को अलग अलग बिखरे हुए अहकामात ना समझें, बल्कि इसे एक जुड़े हुए निज़ाम के तौर पर देखें। कुशादगी का मतलब ये है कि कानून कोई खला में मौजूद चीज़ नहीं, इसका माशरे से, वक्त के तकाज़ों से गहरा ताल्लुक है। कसीरुल जहती हमें हराम और हलाल की इंतहाओं से आगे दरमियानी रास्तों पर गौर करने को कहती है। और मकसदियत, उसका तकाजा है कि हम सिर्फ अल्फाज पर ना अटके रहें, बल्कि कानून के पीछे जो बड़े मकासद हैं, जैसे इंसाफ, रहमत, इंसानी फलाह, उन पर तवज्जो दें। और अब आते हैं सबसे अहम खुसूसियत पर,
مقصدیت، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اکثر ہم اہداف اور مقاصد کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ ہدف یعنی گول وہ ایک طے شدہ نتیجہ ہے جس تک پہنچنے کا راستہ بھی پہلے سے طے ہوتا ہے، جیسے کوئی فیکٹری کا روبوٹ جو ایک ہی کام ایک ہی طریقے سے بار بار کرتا ہے۔ لیکن مقصد یعنی پرپس وہ ایک مطلوبہ نتیجہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے مختلف حالات میں مختلف راستے اپنائے جا سکتے ہیں۔ یہاں انتخاب کی لچک کی گنجائش ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس اقتباس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو نظام مقصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں نا، وہ لچکدار ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی منزل تک پہنچنے کے لیے حالات کے مطابق مختلف راستے اپنا سکتے ہیں، جبکہ جو نظام صرف ہدف کے حصول کے لیے بنے ہوں، ان کے پاس انتخاب کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی قانون کو ایک بامقصد نظام کے طور پر دیکھیں تو یہ صرف کچھ جامد میکینکی اصولوں کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک زندہ، ایک متحرک نظام بن جاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو ہر دور اور ہر معاشرے کے بدلتے حالات میں رہنمائی فراہم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں اس آخری لیکن بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا یہ نیا زاویہ، یہ نظام کو سمجھنے کا طریقہ ہمیں آج کے دور کے جو پیچیدہ مسائل ہیں انہیں سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں واقعی کوئی مدد دے سکتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔